बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आपने देखा अभी कर्नल सोहेल आबिद जिनका नमाज जनाजा आपसे थोड़ी देर पहले रावलपिंडी में हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा भी उसमें शरीक थे। ये मिट्टी के बेटे हैं, ये वो सपूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान कायम है, अवाम के साथ साथ फ़ौज, और ये मिल के पाकिस्तान को जो है वो मजबूत बनाते हैं। हमारा सलाम उस माँ को जिनके ये साहबजादे थे, उस बीवी को जिसके ये शौहर थे, उन बच्चों को जिनके ये बाप थे, और इस मिट्टी को हमारा सलाम जिसके ये सपूत थे। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो हम ज़ाहिर है कि सियासी मौज़ूआत के ऊपर रखेंगे, और सियासी मौज़ूआत बहुत से हैं। आज एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ बाकायदा, और उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने पहली बार उस पार्लिमानी कमेटी को चेयर किया है। पार्लिमानी कमेटी को चेयर करने का मकसद ये है कि आप बाकायदा पार्लिमानी जमात जो है वो आपके तसर्रुफ में आ गई, आपके कंट्रोल में आ गई, और वो जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन हो चुकी है या हो जाएगी कुछ ही दिनों में, जो इशारे आज की इस मुलाकात में या इस मीटिंग में मिले हैं। हौसला अफजा बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये है कि 121 लोगों ने इस पार्लिमानी इजलास में शिरकत की, जो कि एक बड़ा नंबर बताया जाता है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी तकसीम हो रही है, पार्टी टूट रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं। आज भी कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट के गए हैं, लेकिन 121 लोगों की पार्लिमानी जमात की पार्टी के अंदर शिरकत जो इस बात का सबूत है कि अभी तक पार्टी उस हद तक तकसीम नहीं है जिस हद तक कहा जा सकता था या कहा जा रहा था। क्या आगे तकसीम हो जाएगी? क्योंकि आज उस इजलास के अंदर बहुत सारे रिजर्वेशंस आए मियाँ साहब के बयान के ऊपर। छोड़ा के मियाँ साहब को ये नामुनासिब बयान था, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। क्या पार्टी वाकई खड़ी रहेगी? और मियाँ साहब के इस बयान के बाद जो पार्टी के साथ होगा मुस्तकबिल में, वो क्या होगा? मियाँ साहब का अपना मुस्तकबिल क्या है? मियाँ साहब ने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खुदकुश हमला कर लिया है। वो उस बयानिए के ऊपर खड़े हो गए हैं जिस पे उनके ऊपर इल्जामात बड़े संगीन लग रहे हैं। इन सारे मामलात के ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर अब जो उन्होंने बात की कि दूसरी जो एपिसोड वो लाने जा रहे हैं धरने के बारे में, कि उनके सीने में कुछ राज है, और किरदारों के बारे में बताएंगे। उन किरदारों के एक और जिनके सीने के अंदर राज हैं और कुछ उन्होंने बताए भी, वो मखदूम जावेद हाशमी साहब हैं, जो कि बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं। कई मरतबा पार्लियामान के अंदर मुंतखब हुए हैं, एक मरतबा फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, और हम उनसे आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे PMLN का अहवाल भी, धरना एपिसोड 2 भी, और क्या होने जा रहा है इसके बाद, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे आप बहुत मोहतरम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान का बेटा सोहेल आबिद साहब, कर्नल साहब ने अपनी जान दी है, ये उनकी जानों की वजह से पाकिस्तान आज तक बचा हुआ है। बिल्कुल, अगर फौज ना होती पाकिस्तान की तो शायद ये बचा खुचा पाकिस्तान भी तकसीम हो चुका होता। वो हिम्मत, आराम, महाज पे डटे हुए अपने बच्चों को गैर महफूज करके हमारे बच्चों को महफूज करते हैं, हमारे बच्चों के बच्चों को महफूज करते हैं। इससे सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से मैं आपके खराजे बहुत अच्छा, क्योंकि हाशमी साहब बहुत दिनों से जो बातें चल रही हैं उसमें ज़ाहिर बहैसियत इदारे, हम सब ये बात कहते हैं कि किरदार फौज का सियासत में नहीं होना चाहिए। शायद चंद जर्नैलों का होता है या चंद लोगों का होता है, लेकिन उसको एक इदारे के साथ मंसूब। 65 की जंग में जितने शहीद हुए, टैंकों से टकरा गए, आगे लेट गए, बम लेके उड़ा दिया टैंकों को भी। वो छोटी जंग नहीं लड़ी थी पाकिस्तान ने, लेकिन अब जो पॉलिसी मेकर थे तो उन्होंने सही सोचा या ना सोचा। असर खान ने कहा कि ये भी गलत सोचा था 65 का, और नुकसान भी हुआ, लेकिन उन फौजियों की जानों की हिफाजत भी लीडरशिप के ऊपर होती है। अब हमारे नौजवान कोई पहाड़ों में लड़ रहे हैं, महाज नए खुल रहे हैं, बेतहाशा महाज, जहाँ आर्मी पहुँचती है, फिर उसके अंदर हमारे जो दुश्मन है, इंडिया है और है, वो इस महाज के ऊपर उनको वहीं पे मारना था चाहती है। बिल्कुल, वो ये एक अजीब सी जंग पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे भी कमज़ोर करने के लिए बैरूनी तौर पे भी हो रही है। लेकिन सर जो गुफ्तगू पिछले कुछ अरसे से हुई है, जैसे मियाँ साहब का जो इंटरव्यू आया, आपके साथ ही थे, मुल्तान में थे वो, जब उन्होंने कहा कि शुड वी अलाउ, हमें इजाज़त देनी चाहिए थी ऐसे लोगों को कि वो जाते 150 लोगों को जाके मार के आते। उस बयान के बाद जो कंट्रोवर्सी चली है, उसने पूरा नैरेटिव जो पीएमएलएन का है उसको बदल के रख दिया है। शायद अवामी राय भी मैं दुरुस्त आपसे नहीं। अर्ज करूँ, एक बात करूँ, ये उन्होंने बड़े आदमी के तौर पे बात की है। देखिए, मैंने जो बात भी अर्ज किया है कि इनकी जान की हिफाजत भी, जो कर्नल शहीद हुआ है, हमारे लिए तो वो एक शहादत की ख्वाब दिखा के चला गए हैं। बिल्कुल। मैं 8वीं जमात में था, मैंने 45 बोतलें ब्लड की दी थी 8वीं जमात में, एक साल के अंदर 65 की जंग में। तो मसला ये है कि हम तो फिर कहते हैं कि काश हम भी शहीद हो जाएं। बिल्कुल। ये कर्नल साहब शहीद होते, काश मुझे जैसा बूढ़ा आदमी ये गोली खा के मर जाता। उसके अंदर ये काम जब होने शुरू हो जाते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है, क्या हमारी ज़मीन भी गैर महफूज, हमारी अफवाज भी गैर महफूज, हमारे बच्चे हैं। जिस माँ ने, देखिए नौजवान एक कर्नल, बच्चे, माँ, बाप, पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो इसमें क़यादत की भी जिम्मेदारी होती है। ये हुजूर पाक ने फरमाया था कि क़यादत के बारे में नबियों से भी बिल्कुल और पूछा जाए तो कि तुमने सही क़यादत क्यों नहीं दी थी। तो फौज, ये हमारे अंदर में बदकिस्मती से 3-4 ये हमारी, उसमें कोई काबिल फ़ख्र कामयाबियां नहीं हो सकी, नौजवान शहीद हो गए। तो उस पर सवाल उठते हैं। नवाज शरीफ ने भी सवाल उठाया है। ये कोई किसी इंडिया को फायदा पहुंचाने की बात नहीं है। मेरी तो अभी, मैं तो पार्टी के दहलीज पे खड़ा हूँ, मेरे अंदर पूरी कदम रख रहा हूँ। आपने मतलब आपको दाखिले की किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, नहीं, और ना ही आप दहलीज के ऊपर किसी की, आप खुद मुस्लिम लीग है। मैं हूँ, बिल्कुल। हमने हमेशा ही कहा, मैंने इमरान खान के सामने कहा कि मैं मुस्लिम लीग हूँ। मेरे मरने पे मुझे औलाद को कहा कि मुझे कफन भी मुस्लिम लीग के परचम में दफन करना, मैंने कभी छुपाया नहीं है। तो फिर अभी तो पीएमएलएन जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आज कुछ लोग उनके साथ, मियाँ साहब के साथ खड़े हैं, उनके नैरेटिव के साथ। वो गलत नैरेटिव है, दुरुस्त नैरेटिव है, लेकिन वो खड़े हैं। आप तो उनके बयानिए के तर्जुमान हैं इस वक्त। आप ये बात खुल के कह रहे हैं, शायद ये बात तो खुल के मियाँ साहब ने भी नहीं कही जिस तरह से आप कह रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि इन तमाम चीजों का जायजा लेना चाहिए। तो फिर अभी जरदारी साहब ने कहा कि बनाए ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन और शुरू करें ना भुट्टो के कत्ल से। फिर क्यों नहीं करते? तीसरी बार वो ये दावत, यही बात जो कह रहा है आसिफ जरदारी, जिस वजह से भी कह रहा है, मैं तो उससे एग्री करता हूँ। देखे ना, मैं तारीख का हिस्सा हूँ। मेरे सामने ज़िया-उल-हक साहब की कबीना में था, कबीना में बैठे हुए उस दौर के कुछ वज़रा, उसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भुट्टो साहब को बुला लिया है। तो उस पर एक कमोशन था, गुस्सा था। जर्नैलों के अंदर भी 7 कोर कमांडर मेरे कुलीग्स थे। तो मैं तो छोटा था, लेकिन मेरे सामने हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भुट्टो को, ज़िया-उल-हक साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट वालों ने छोड़ा तो मैं मिलिट्री कोर्ट बनाऊंगा, अदालत लगाऊंगा और उसके जरिए फांसी दूंगा भुट्टो को। तो ये अगर कोई कहता है कि ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात जो बेनज़ीर ने भी शुरू की थी, तो उसके ऊपर कोई अर्ज नहीं है। सर, मिसाके जमहूरियत का, जब आप भी उस वक्त पीएमएलएन के सीनियर तरीन लोगों में से थे, उसका ये एक नुक्ता था कि सच्चाई कमिशन बनाए आप और उसको, उसके अंदर सारी चीजें लेके आए कि किसका कसूर है। ये इत्तेफाक से नवाज शरीफ का मुतालबा भी यही है। वो अब हुआ है, हो गया ना, लेकिन ज़िया-उल-हक का हिस्सा वो भी रहे। आप पे भी इल्जाम है, आप भी हैं। बल्कि आसिफ जरदारी साहब ने देगे बांटी, वो उसकी मुखालफत में एमपीए का इलेक्शन 85 तक हाकिम जरदारी साहब के, वो जेल से रिहा हुए थे भुट्टो के फांसी के बाद। तो मैं यार कहूँ, कोई कहीं भी था जो सच है,
अब उसका दामन हमें पकड़ना चाहिए। सर यही तो वो कहते हैं कि सियासतदान हमेशा फौजियों जर्नैलों की गोद में पले बड़े जवान हुए, सियासत की, और उसके बाद कहते हैं कि हम आपका गिरेबान देखिए, पकड़ेंगे। मैं आपसे सुनो, कौन सा ऐसा सियासतदान है सिवाय बीबी के जो नहीं वहां से? सारे मैं वो भी बताऊं, उनको भी हुकूमत उन्होंने दी थी कि ये बात नहीं है। बात ये है कि हम लोग जो हैं सारे के यही बात हम कर रहे हैं कि हमें आपकी मशीनों से निकल के आए, सारे के सारे आपके खिलाफ हो गए 100%। तो उस मशीन को तो तोड़े जहां से आप लीडरशिप पैदा कर रहे हैं, ना क्रिएट करें, तोड़ दिए उस मशीन को जो इतना नाकिस माल पैदा कर रही है कि मार्केट में जाता है और रद्द हो जाता है। तोड़ दो उस मशीन को। बात ये है, ये इतना इजी बात नहीं है जैसे आप फरमा रही हैं। इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। नवाज शरीफ को कहते हैं कि ये लड़ता है फौज से, हर आदमी कहता है। मैं कहता हूँ चलो ये तो लड़ाके हैं, भुट्टो के साथ बनी थी, और मैं गिनता जाऊँ बीपी बेनज़ीर को भी उन्होंने तमगा जमहूरियत भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा सिक्योरिटी रिस्क है, भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है। देखिए बात यह है कि जो मैं बार बार मिन्नत यही कर रहा हूँ, मेरी बात को अगर कोई समझे ना समझे फिर कहता रहूँगा। उसके लिए मैं जेलें ये वो तो मैंने देखी हुई है। बात यह है कि हमारी जो फौज है रज़ाकाराना तौर पे उसे एक फैसला करना होगा कि हम सिविलियन मामलात में उनको सुपीरियर समझते हैं, फौजी मामलात हम तय करेंगे बताएंगे, लेकिन मुल्क वो चलाएं, मामलात वो चलाएं। ये नहीं कि सुप्रीम बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत एक चल तुम सब सियासतदानों को भी फैसला करना होगा ना कि हम नहीं किसी से रहनुमाई लेंगे। हमने जियाउल हक का साथ दिया, हमने जनरल मुशर्रफ का साथ दिया, क्यों नहीं? आप जिनको कह रही हैं वो चले गए, हम बैठे हम भी चले जाएंगे। जो इस वक्त चार नंबर गेट पे खड़े हैं बच्चे, उनको इस पार्टी में फेंक रहे हैं, इस पार्टी में फेंक रहे हैं, वो बच्चे जब वो बड़े होंगे वो भी कहेंगे कि जी आप ज्यादती कर रहे हैं। तो भी उसका ये बातें सुनने के लिए फौज को नहीं भी सुननी चाहिए, अभी इसे फैसला करना चाहिए। मैंने अगर मैं मिसाल ये हकीकत नहीं है, मेरे कोर कमांडर थे हमीद गुल साहब, मुल्तान में हम सारे ईद के दिन उनके दरवाजे पे मिठाई लेके पहुंच जाते थे। उन्होंने हमें लीडर के तौर पर भी थोड़ी सी मदद भी की होगी। अब जब हम आगे आए हमने कहा जी आप ये मुल्क नहीं चला सके, वो कहते हैं तुम तो वही हो जो गेट नंबर 4 पे खड़े थे, तुम आंखें दिखाते हो। बात यही है कि जिसको आंखें खुलेगी वो कहेगा ये बात गलत है। आप बच्चों के जरिए जिनकी आंखें नहीं खुली, जैसे एक पिल्ले होते हैं छोटे छोटे, उनके जरिए आप हुकूमतें ना चलवाएं, आप रास्ता दें। सर आज भी जरदारी साहब कह रहे हैं 30 साल तक, जरदारी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले खिताब किया, 30 साल तक तो नवाज शरीफ साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे, हर हुकूमत गिराई। ये जितने गद्दारी के फतवे आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मियां साहब लगाते रहे बीबी के ऊपर। मैं जरदारी साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो वो सुने, ये सारे के सारे फौज के जरिए नहीं है। बीबी को हुकूमत उनकी अक्सरियत ही नहीं थी, MQM को जिता के उनके साथ बिठाया हुकूमत ही, क्योंकि प्रेशर उनको अमेरिका की तरफ से और था। अक्सरियत क्यों नहीं थी? क्योंकि इलेक्शन चोरी कराया नहीं, गया था। वो जो भी है, मेरे सुनने ना, बीबी ने 85 में इलेक्शन ना लड़के भी गलती की थी। तो बात यह है कई गलतियां उधर होती है इधर होती है। जब वो 88 में वजीर आजम बन गई, MQM को वो उन्होंने उठे करके दिए, फिर वो पार्टी जाके बनी। 18 महीने के अंदर वो जाके मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी ले आई शुमाली कोरिया से, जो आज तक हमारे काम आ रही है। उसको कहा गया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। भाई आप ले आए, इसलिए कि राजीव गांधी तो से मुलाकात लापते भी हुई है। नवाज शरीफ को हम सब कहेगी, मैं इनकार नहीं कर रहा, तुम बात करते हो, तुम बीबी को ले आओ, बीबी से कहा कि बीबी आप आ जाए,
वो कौन नहीं आता रास्ता, वो कहते हैं हम रास्ता निकालने गए, वो फिर बरस से इक़्तिदार आ गई। उनके आने के बाद चंद दिनों के बाद लगारी साहब, दूसरे, मैं, तीसरा, उन्होंने कहा कि ये सारी करप्शन कर रही है, लूट रही है। इसाक खान साहब ने भेज दिया। तो इसमें आप इल्ज़ाम लगाएंगे नवाज शरीफ पे, आप लगाएंगे बेनज़ीर साहब पे, आप इल्ज़ाम लगाएंगे भुट्टो साहब पे। उन्होंने भी उसी जगह से निकल के आए थे, भुट्टो साहब भी बात से आए थे हमारी आर्मी की करना छोड़ दे, जब वो करते हैं फिर उसके बाद मुल्क नहीं चलता। सर एजेंसियों का किरदार रहा ना, एजेंसियों का किरदार है। बिल्कुल। अब आप देखिए जैसे असर खान केस पे अब आके वो खुला है, असलम बेग साहब और जनरल दुरानी जो है। आप क्या खुला है, मेरी बात सुने। JIGI का इन्होंने बनाया, इक़्तिदार दिया, उन्हें पैसे दिए ना दिए मैंने न सुना था न मेरे कोई इल्म के अंदर है। हालांकि आप पे इल्जाम नहीं, मेरे ऊपर जो बात है वो तो मैं आपको वो भी सुना दूंगा कि मेरे ऊपर इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को मिले थे 25 लाख, मुझे मिले थे 2,70,00,000। कितना अहम में था 1990 में, सारा मुल्क में चला रहा था। तो इससे अगली तरफ देखे, वो सारे पैसे जो इन्होंने अकाउंट्स बताए हैं वो सारे पैसे मिले इंतखाबात के बाद। तो वहां फिर ISI ने कैसे इलेक्शन चोरी कर लिया? पैसे इलेक्शन के लिए मुझे दिए नहीं है, दे रहे 3 महीने बाद। तो वो उसका तो ताल्लुक, जो चीजें ऐसी हैं जब सामने आएगी तो आपका हंस हंस के पेट दौरा हो जाएगा। लेकिन अभी जनरल बेग साहब ने तो करवाया अपना बयान रिकॉर्ड, क्या आप भी जाएंगे, क्या मियां साहब भी जाएंगे? नहीं, मैं ये जनरली बात करी, सियासतदान जाएंगे, वो बात करेंगे कि भाई ले हमसे सबूत लें कि हमने लिए कि नहीं। सिर्फ बेगम आबदा हुसैन साहिबा ने तस्लीम किया तो ना। मेरी एक बात सुनिए जी, मैंने वाहिद सियासतदान में हूँ जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो चुकी है। 5 साल नैब के अंदर में बैठा था, मुझ पे तशद्दुद भी था, टार्चर सेलों के अंदर भी पूछा गया, सब चीज एक जो घर था एक चीज अकाउंट फार हो गई। और उसके बाद उन्होंने मुझे बाइज्जत बरी किया 5 साल बाद, मार लेकिन इल्जाम तो लगा रहा, यही तो है। 11 साल जरदारी साहब ने और बाद में इल्जाम वहीं का वहीं। लेकिन वो सब लोगों ने NRO लिया, मैंने NRO नहीं लिया। मैंने कहा मैं फेस करूंगा, मैं वहीं से इक्वटल हुआ वहां से। और इसके बावजूद कहते हैं तो क्या, मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जब बुलाना हो 2 साल पहले, मैंने कहा जब बुलाओ मैं हाजिर अभी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी आपकी, भाई एक दफा मुझे उसमें सजा दे चुके हो, एक दफा मैं उसमें बरी हो गया हूँ, तो फिर अगर दोबारा भी करना है मैं हाजिर हूँ, मैं तो आ जाऊंगा। हम बात कर रहे हैं जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब से, ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जरूर इस पे बात करेंगे कि क्यों नहीं पछतावा होना चाहिए जो भी सियासतदान पीपल्स पार्टी के हैं, PMLN के रहे हैं, कि अगर उन्होंने किसी का इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है, एजेंसीज का साथ दिया। और इसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटी में के अलावा जो कल एक मुशावरती कमेटी थी उसमें जो वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज कल जो मुशावरती इजलास था मियां नवाज शरीफ की सदारत में, उसमें कुछ अनबन की खबरें थीं। आज दुनिया अखबार ने खबर भी लगाई कि साद रफीक साहब की आसिफ किरमानी साहब से कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जिसके ऊपर वॉकआउट भी उन्होंने किया। और ख्वाजा आसिफ ने भी शायद पहले स्टेटमेंट आ गया है ख्वाजा साद रफीक साहब का और किरमानी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी खबर नहीं थी और तरदीद की है। बहरहाल मखदूम साहब, आज शहबाज साहब ने जो मुलाकात पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था उसमें ये कहा, उसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा जिसने इंटरव्यू करवाया है अरेंज, उसने दुश्मनी की है मियाँ साहब के साथ। सर लफ्ज़ तो मियाँ साहब के थे, दुश्मनी किसी और ने क्या करनी थी? अरेंज कराने वाले के ऊपर कैसे आ सकती है दुश्मनी? देखिए मैं तो अभी तक वाक़तन मेहमान था, मुझे मालूम भी नहीं था। मैं सीधा घर से आया और जलसा गाह में पहुंच गया। तो इस दौरान वो दरमियान में रुके और वो एक ख्वाजा रूमी साहब हैं, उनके वालिद की तीमारदारी के लिए। वो बुजुर्ग हैं, ख्वाजा मसूद साहब हमारे मुल्तान के बहुत कारोबारी भी हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हैं। हम सब मुल्तान के लोग उनका एहतराम
करते हैं। वहाँ कोई कहते हैं इंटरव्यू हुआ जो अखबारों के जरिए पता चला, मेरे इल्म में नहीं था। शायद चूंकि लेकिन आप जानते हैं मियाँ साहब को, अगर बोलते हैं वो कोई ऐसा तो नहीं है कि अब आप बदकिस्मती से पहले मुझसे आपने पूछ लिया, मैं मियाँ साहब से भी ज्यादा आगे मैंने बयान दे दिया। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए ये वाकयात जो हो रहे हैं हो जाने, लेकिन जो इन वाकयात की वजह से, सराउंडिंग की वजह से पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है। पाकिस्तान के जो लीडरशिप है के साथ भी कोई वो उसी के ताल्लुकात नहीं है। इंडिया तो है ही हमारा दुश्मन, तो अब यूएई वाले भी इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, इसके अंदर हमें लामहला ये हमें तलाश करना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। अच्छा, अब अभी दोबारा उस पे आते हैं, जो धरना था उस पे आपने उसी वक्त स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद आपने खुद को अलग कर लिया, आपने सीट छोड़ दी अपनी नेशनल असेंबली की। आप वाहिद आदमी थे जिन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, बल्कि बहुत सारे आपके दोस्त कहते थे कि आप इस्तीफा ना दें, मगर दे दिया आपने। वो जो धरना के सीने के राज आपके थे वो आपने मियाँ साहब को दिए, या मियाँ साहब के पास और राज हैं, किरदार जो वो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा किरदारों के बारे में, वो कौन से राज हैं? आपने शुक्र है बात पूछ ली है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ ने तो 4-5 साल मुझको पीछे हट के पूछा ही नहीं है कि जावेद आशफी तुम कहाँ हो। मैं उनको क्या बताता राज धरने के, मैं रिजाइन कर गया, कभी नहीं पूछा। मैंने भी मैं ये तवक्को, इसके लिए तो मैंने इस्तीफा नहीं दिया था ना। मैं एक बहुत अजीम मकसद था। नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा मुझे यहाँ बुलाया था, मेहरबानी की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी वाली लाइन पे मैं भी आ गया हूँ। बात हो रही थी, मैंने कहा मेरा साहब मैंने कढ़िया क्यों सी, मुझे क्यों निकाला? मैं पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ, सही है, उनका भी तो मुझे क्यों निकाला कहे, तो आपने कहा मुझे क्यों निकाला। बात ये है, मियाँ नवाज शरीफ ने वो जो मसला था मैं देख रहा था। अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले सरताज अजीज और दूसरों से मिल रहा था। मैंने उनको 4 साल पहले कहा कि अपने आप को संभाल लो, क्योंकि एक भरपूर तरीके से मेहनत हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी कादरी साहब ने दूसरे लोगों से भी, कि किस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत को निकाला जाए। तो उसके लिए सोचा गया कि उनको जाके जब खड़े हो जाएंगे चंद, इसमें उस वक्त छप भी रही थी। ये बात नहीं है कि मैंने कोई राज से पर्दा उठा दिया था, लेकिन मेरे सामने हो रही थी तो मेरी अथेंटिक उसके अंदर बात बनती थी। तो उसमें सारे यही दोस्त थे, बादशाह साहब थे, जनरल जहीर साहब थे, जनरल नसरुल्लाह साहब थे। एक पूरा का पूरा गैंग था जिनकी ख्याल था कि इनको निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिन रखा जाए और फिर टेक्नोक्रेट्स का एक हुकूमत बनाई जाए। उसका आधार इमरान साहब बारहा कर चुके थे। जब उन्होंने फिर टेक्नोक्रेट वापस बुलाया, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं करें, वहां तक जाके वापस आ गए। जब यहाँ आए तो खड़े थे, मैंने कहा आप तो कहते थे वापस जाना है। मैं फिर यहाँ से उठ के हॉस्पिटल में दाखिल हो गया ताकि मैं मंजर पे बातें करने के काबिल भी न रहूं। तो इसमें अफसोसनाक बात, 30-40 साल के लिए एक पूरी एक मुस्तहकम हुकूमत टेक्नोक्रेट्स की सपोर्ट जिसे होगी आर्मी की, वो 30-40 साल मुल्क को चलाएगी। और बाकी हाँ जी 40 साल से भी आगे जाता हो चला जाए और सबका किया जाए अकाउंटेबिलिटी। कुछ इस तरह की बात जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कुछ दिन पहले एक STPI के कॉन्फ्रेंस में भी कही है। उन्होंने वहां पे कुछ ऐसी बात 30-40 साल की नहीं कही, मगर ये कहा है कि एहतसाब हो सबका और एक हुकूमत बना दी जाए उबूरी, और उसके अंदर सबका एहतसाब किया जाए। फिर वो एम्पायर की उंगली वाली बात थी। फिर वो मियाँ साहब ने भी कहा कि इनका सुलह करे। मतलब देखें, सियासतदानों ने ही फिर जनरल राहील से कहा ना कि आप सुलह कराए, इनकी बात करें इनसे। वो मैं उसका
राहील शरीफ को गारंटर मानते हैं। हमने 3-4 आदमी, मैं भी उसमें था, मेरे सामने फैसला हुआ कि वो गारंटर बने कि हमारी ये इंक्वायरी होगी इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली की। तो ये हमने, हमारी पार्टी तहरीके इंसाफ ने गारंटर मांगा था। उन्होंने तो नहीं कहा कि हमारी जान छुड़ाओ। हमने यानी तहरीके इंसाफ ने गारंटर के तौर पे मांगा। ये इधर से बात है। जब वो नीचे लगे हुए होंगे वो साइड के, मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा यार जान छुड़ाओ, हम उसी को गारंटर बनाते हैं। उनके साथ क्या ले दे होगी, इस पे आप हम कहें कि वो उन्होंने भी तो मान लिया, उनको कहाँ जाए। यहाँ तो ये आप अपनी बात को वो करने के लिए, पीछे हटने के लिए अपने कैबिनेट के वजीरों को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। बिल्कुल हाशमी साहब, फिर क्यों, मतलब आपके ख्याल में जब ये सारी बातें हो चुकी थी और बाद में भी मियां साहब, अभी भी तो PMLN की हुकूमत है, क्यों नहीं कमीशन बना 2014 के धरने के ऊपर के चले कमीशन बनाए इसके ऊपर? तो यही एतराज था। मैं चूंकि बाहर बैठा था, मेरा एक मौक़िफ़ था जिसके 4, 5, 6 साल तक मैं कहता हूँ कि आपको कमीशन बनाना चाहिए। उसमें आर्मी को जो कि अपने आप को छुपा ही नहीं सके, वर्दी के अंदर भी नहीं छुपा सके थे वो जनरल, तो उसमें जो जज थे वो भी नहीं छुपा सके थे। मेरी बदकिस्मती ये है, मैं वो आदमी हूँ जिसको 2 चीफ जस्टिसों ने खड़े होकर सलूट मारा हुआ है। जस्टिस साकिब समेत एयरपोर्ट पे, पिंडी पे सलूट, हाथ पकड़ के चूम के आंखों को लगाए हैं जनरल साकिब साहब ने। तो ये एक, इफ्तिखार चौधरी ने भी कहा कि मैं आपकी हलफ उठा के कहता हूँ आपके आगे नहीं चलूंगा, पीछे मैंने आपकी क़यादत में चलना है। फिर मुझे इस आर्मी के लोगों ने खड़े होके, कियानी साहब ने चारों खड़े होके असेंबली में मुझे सूट मारा। मैं तो खुशकिस्मत हूँ, लेकिन साथ बदकिस्मत भी हूँ। जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं ये जज्बाती बात कर रहा है। जब उनकी जरूरत होती है, वो जंग में जब लड़ता हूँ उनकी, तो मुझे सलूट करते हैं। मेरी बात को तो अहमियत है। बिल्कुल नहीं हाशमी साहब, जाहिर है कि आप बात जो कर रहे हैं, आपकी बात को सारी दुनिया अहमियत देती है। और आपने देखा है कि मीडिया पे आप जब से बात कर रहे हैं, लोग इसको डिस्कस करते हैं, कोई इग्नोर नहीं करता, बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि धरने, PMLN ये कहती है कि हमें बचाया आपने, मतलब PMLN का ये कहना है, वो गलत है। लेकिन देखिए, बिल्कुल, लेकिन PMLN को भी तो चाहिए था सर। 5 साल में PMLN ने क्या किया है उसका भी तो कोई हिसाब करे। वो जितना मुल्क को उन्होंने पीछे लगा दिया, जिस तरह से अपने इख्तियार दे दिए, उनसे कौन सवाल पूछेगा? उनकी क़यादत के अंदर होने वाली जो गलती है उसी की सजा देगा। बिल्कुल, तो जवाब दी। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी काम ये है, 70 साल में इक़्तिदार की कुव्वत जो है ना, वो दूसरी तरफ गई नहीं। वज़ीर आज़म बने हैं, कुव्वत नहीं गई, फैसले करने का अख्तियार नहीं है। डर रहे होते हैं कि आपने कुर्सी काबू करके ये 5 साल गुजार के 2-4 हम पुले सड़कें बना के लोगों से वोट मांगने के काबिल तो हो जाएं, वो बड़े फैसले कर नहीं सकते। दुरुस्त बात है। हम बात करें मखदूम साहब से, और कुछ मशवरे चौधरी निसार साहब ने भी दिए थे मियां साहब को, कल भी चौधरी निसार भी एक बड़ा नाम है सियासत का, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे मखदूम साहब से भी। और होने क्या वाला है आगे, अगले दिनों में, आने वाले दिनों में क्या इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मखदूम साहब, इस महाजराई का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, ताली दोनों हाथों से बचती है, टकराव का फैसला भी दोनों तरफ से होता है, जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल किसी एक को पीछे जाना होता है। और अब सियासतदानों ने किया है। अगर आप समझते हैं कि दोनों में से किसी एक को जाना है और वाकई टकराव की सूरत हाल है, तो मियां नवाज शरीफ को फिर बचना चाहिए महाजराई से। वो तो मुस्तकिल महाजराई कर रहे हैं। जी, महाजराई तमाम वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी, फिर मुल्क टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, हम मुजीब जो रहमान शामी को, मुजीब शेख को बुरा कहते हैं, ठीक है, बुरा था, उसने हमारा मुल्क भी तोड़ा। लेकिन जब उसको पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत थी, हमने वहाँ का इजलास पार्लियामेंट का किसने नहीं बुलाया। ठीक है ना, अपनी मर्जी की वो उस वक्त भी भुट्टो साहब की ताकत लेके
اور وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا, ملک ٹوٹ گیا, اسمبلی بھی ٹوٹ گئی. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا, یہ ایک محاذ سے وزیر اعظم نواز شریف چلا گیا, خاقان کا جو عباسی ہے ساری اس کے رشتہ دار ہیں, جنرل, اس کا سسر, اس کا والد, اس کا باجوہ صاحب, یہ سب ان کے قریب کے لوگ ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی فوجوں کو اس مہار سے پیچھے فوجوں کو ہٹانا ہوگا, ورنہ وہ دوسرے محاذ سیاست میں دخل اندازی آپ کے نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی وزراء اعظم ہیں انہوں نے کوئی محاذ کبھی کر سکتے تھے, جس کو بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی کو کام کرنے نہیں دیں گے, جو فوج کا, میرا کوئی یہ حوالہ نہیں ہے, شاید میرے رشتہ دار, قریبی رشتہ دار بھی فوج میں ہے, بس اس کی حاکمیت ہم نہیں چاہتے. ایک چھوٹی سی, بلوچستان اس وقت پوری طرح کنٹرول جو اس کا سیکورٹی کا چیزوں کا فوج کے پاس ہے نا, بلوچستان, وہاں کی حکومت کیسے گری ہے, وہاں سے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کیسے نکلا ہے, کیا نام ہے اس کا, قدوس بزنجو صاحب. ہاں چلو شکر ہے, میں نے عوام کو نہیں پتا, ایک اور اینکر سے پوچھا, اس کو نام نہیں آتا تھا. تو اب یہ اگر بنا دیا جائے کہ اس طریقے کا وزیر اعظم مرکز میں ہو, وہ ان کے بات سنے, اس کی حیثیت بالکل کوئی نہ ہو, تو عالمی سطح پہ وہ تقدیس, وہ عزت پاکستان کی نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے الیکشن ہوگا؟ ارادہ یہی ہے. تو ابھی تو مطلب پی ٹی آئی میں لوگ جا رہے ہیں الیکٹیبلز بھی. نہیں, وہ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں دے گے, وزیر اعظم ان کا نہیں بنائیں گے, وزیر بے شک 12 بنا دیں. الیکشن ہو جائیں گے؟ الیکشن بالکل ہوں گے. یہی تو جنگ لڑی ہے ہم نے, جو جنگ میری ہے یہی تھی, کیا ہم پارلیمنٹ وقت مقرر کریں اور دوسرے الیکشن ان کو وقت سے ایک دن بھی الیکشن نہیں ہوگا. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, ہوگا فیئر اینڈ فری ہوگا. ابھی ہوگا. آپ کو جو پری پول کو انہیں کوشش کرنی تھی وہ تو فری اینڈ فیئر, اور یہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں فری اینڈ فیئر کراؤں گا انتخابی. سر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ محاذرہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس سے قابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے پارٹی کو. ان کے مشوروں میں تھوڑی سی تو مطلب ہے. میں سمجھتا ہوں چودھری نثار علی کا میں ہمیشہ احترام کرتا ہوں, وہ کبھی مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں, کبھی راضی بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو تمام ادوار میں حکومت زیادہ تر ان کے ذریعے سے چلتی رہی ہے. وزیر اعظم, اپنا کمانڈر ان چیف کس کو بنانا ہے پوری پاور کے ساتھ. اس دفعہ انہوں نے ان کو قریب نہیں رکھا. لیکن یہ مختلف سوچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, شہباز شریف کا اپنا بیانیہ ہے, چودھری نثار کا اپنا بیانیہ ہے, میرا ہے وہ بالکل نظریاتی ہے. اگر میرے سارے بیانیے پہ مسلم لیگ کو چلا دیں ابھی تو 4 دن کے اندر, میاں صاحب بھی نظریاتی ہو گئے ہیں. نہیں, جو بات میں کہتا ہوں صحیح بات ہے. اس لیے یہ ہماری جو کلیکٹیو لیڈرشپ ہے